वो लोग मूर्ख होते हैं जो अपनी किताब किसी को पढ़ने के लिए देते हैं, और वे महामूर्ख होते हैं पढ़ के लौटा देते हैं। मैं समझता हूँ कि सप्रे संग्रहालय हम सबके लिए, भोपाल के लिए, हमारे प्रदेश के लिए और हमारे देश के लिए बहुत गौरवशाली है। ये जिस कुर्सी और मेज़ पर हम बैठे हैं, ये मेज़ 1983 की है और सप्रे संग्रहालय का काम इसी से शुरू हुआ था। साहित्य के क्षेत्र में जिनको भी रुचि है वो इस संग्रहालय को एक तीर्थ मान के यहाँ पर आएँ और यहाँ पे इस सेवा का ज़रूर लाभ लें। श्राद्ध होता है 15 दिन का, लेकिन हम लोग पूरा साल श्राद्ध करते हैं, क्योंकि पूरा दिन पूरे साल इन पुरखों की विरासत को संभालना ही तो श्राद्ध है। भारत का हृदय कहे जाने वाले राज्य मध्य प्रदेश में स्थित झीलों की नगरी भोपाल में है हमारी धरोहर का अनूठा संग्रह, माधवराव सप्रे स्मृति समाचार पत्र संग्रहालय एवं शोध संस्थान, जहां पर हमारे पूर्वजों की विरासत पत्र पत्रिकाओं, उपकरणों एवं संचित सामग्री के माध्यम से सुरक्षित हाथों में संरक्षित है। सा विद्या या विमुक्तिये, विद्या वह जो आपको मुक्त करे। मुक्त करे मतलब उच्छृंखल नहीं माना, मुक्त करे मतलब जो ज्ञान के सारे कबाड़ खोल दे। सबसे बड़ा घराना जो संग्रहकर्ताओं का है इस इलाके में, वो जबलपुर में पंडित रामेश्वर गुरु। ये अंग्रेजी के बहुत अच्छे पत्रकार, हिंदी के बहुत अच्छे साहित्यकार और समाजसेवी भी थे और गणित के बड़े आदर्श अध्यापक थे। तो उन्होंने 2-3 बातें बताई। एक तो लोग कहना मेहनत करने से कि आसानी से जो हो जाए वो कर ले, एक बात। और दूसरी बात कहना कि ये भी होता है कि हम किसी को दे नहीं सकते ये चीज़, हम दे देंगे तो जरूरी नहीं सुरक्षित वापस मिल जाए। दूसरी उनकी चिंता ये थी कि ये कागज़ है, ये उल्टेंगे पलटेंगे नष्ट हो जाएगा। और तीसरा वो जो हमारे शोधकर्ता होते हैं, शोध छात्र होते हैं, और यहाँ तक कि उनके परीक्षक या जो पर्यवेक्षक भी जो होते हैं, जो प्राध्यापक वर्ग, उनका ये मानना अनुभव था कि ये लोग क्या करते हैं कि जैसे मान लो उनको एक पूरे अखबार में एक कोना ऐसा मिला जिसमें उन्हें लगता है ये उनके काम की चीज़ है, तो लोग वो पिन से या ब्लेड से कौटा काट के रख लेते हैं। वो बहुत गुस्सा होते हैं इस पर। तो वो कहते थे कि ये लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि आज आपका काम चल गया, इससे कल इसकी किसी और को भी ज़रूरत होगी। तो चिंता की बात मूलतः यहाँ से थी। फिर उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि ये चीज़ें किसी ऐसी सार्वजनिक जगह पे इकट्ठी हो जाएं, एक छत के नीचे, जहाँ लाइब्रेरी ना चलाई जाए, किसी को चीज़ इशू ना की जाए और कोई फ़ोटो कापी नहीं हो, जिससे काम करना हो बैठ के आके काम करे। तो हमने उनके सामने एक प्रस्ताव रखा कि हम भोपाल में ये काम शुरू करते हैं और आपकी सामग्री मिल जाए और आपके जहाँ जहाँ भी आपके संपर्क और संबंध हैं उनसे भी आप इस तरह के कहें कि हाँ देखेंगे, पहले काम शुरू तो करो, हम भरोसा हो जाएगा फिर ये सब हो जाएगा। मतलब उसको बहुत आश्वस्त होना चाहते हैं कि यदि हम इनके हाथ में ये सामग्री दे देंगे। वो कहते थे कि ये हमारे घर में 2 कमरे भर के रखी सामग्री, कि ये हमारे घर में रखी थी, हमारी संपत्ति नहीं है, और तुम्हें दे देंगे तुम्हारी संपत्ति नहीं हो जाएगी। ये अमानत है उन पीढ़ियों की जिन्हें अभी पैदा होना है। तो सप्रे संग्रहालय के रूप में विजयदत्त श्रीधर का जो कंट्रीब्यूशन है समाज के लिए, पत्रकारिता के लिए, पूरी मीडिया के लिए, देश के लिए, ये बहुत अद्भुत श्रेणी का है। इसका कोई मुकाबला ही नहीं है। आप कुछ और भी कर देते तो इससे बेहतर वो कुछ नहीं कर सकते थे। ये पूरे समाज के लिए आने वाले कई दशकों तक ऐसी धरोहर उन्होंने बना दी है जो आने वाले कई दशकों तक पत्रकारिता के विद्यार्थियों के लिए, इतिहास के विद्यार्थियों के लिए, भारत को प्रेम करने वाले किसी भी दृष्टि से आप काम कर रहे हों, उनके लिए एक अद्भुत किस्म के समंदर की रचना उन्होंने कर दी है कि जिसमें आपको जो चाहिए आप गोते लगाइए और ले आइए। हमारे साथ 2 तरह की चीज़ें हुई। शुरू के 1 आध साल लोगों ने उपहास किया, और ख़ास तौर से अखबारों में तो आप जाते हो हंसी ठिठोली ज़्यादा ही होती है।
तो बड़े बड़े लोग भी मजाक उड़ाते थे, क्या कबाड़ी के धंधे में उसमें लगे हैं, क्या रद्दी इकट्ठी करने के पशु पागलपन है, ये इनकी तो वो हैसियत है, इनकी पहुँच है, अपने लिए कोई अच्छा काम कर लेते। अब वो अच्छा काम कर लेते तो हमें जो मिला है वो नहीं मिलता, उसमें हमको 2-10 मकान मिल जाते, 2-4-10 प्लाट हो जाते, कुछ बड़ा बैंक बैलेंस हो जाता, लेकिन यश नहीं होता और अपनी आत्मा की नज़रों में हम खुद गिरे होते। लोगों के समर्थन और संसाधनों के अभाव में इस यात्रा की शुरुआत 19 जून 1984 को रानी कमलापति महल के पुराने बुर्ज से हुई। एक उस समय अर्जुन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उद्घाटन करने आए और एक और मंत्री जी उस समय मौजूद थे। उन्होंने मुझसे कहा कि भाई साहब ये अच्छा किया आपने कि माधवराव जी के नाम पे कर दिया, ये महाराज ने अच्छा फंड दिया होगा। तो हमने उन्हें बताया कि जो आपके महाराज हैं वो पता नहीं कितने दिन का यश चलेगा, लेकिन ये जो महाराज जी के नाम पे हमने किया है, ये हिंदी पट्टी में नव जागरण के सूत्रधार, अग्रदूत और पुरोधा यही व्यक्ति थे जिनका नाम हम माधवराव सप्रे है। हिंदी की पहली मौलिक कहानी एक टोकरी भर मिट्टी माधवराव सप्रे ने लिखी। हिंदी में अर्थशास्त्र की शब्दावली माधवराव सप्रे ने तैयार की और ये नाम हमें सुझाने वाले थे श्री संतोष कुमार शुक्ल, जो मध्य प्रदेश जनसंपर्क में अपर संचालक भी रहे और उप सचिव भी रहे शासन में। इस तरह से जो हमारा दायरा बढ़ा और उसमें बढ़ोतरी फिर आगे की इस किताब ने, जो हमारी पहली किताब थी। कि स्वयं गुरु जी, जिन्हें मैं ये मानता हूँ कि प्रेरणा स्रोत वही हैं, उन्होंने भी खूब देख परख लिया। वो नज़र रखते थे और देखते थे कहाँ चूक हो रही है या कहाँ और बेहतर किया जा सकता है। अब वैसे लोग मिलना मुश्किल हो गए हैं। मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं सप्रे संग्रहालय के साथ कई वर्षों से जुड़ा हूँ। श्रीधर जी स्वयं हमारे विश्वविद्यालय के शोध निदेशक रहे हैं और विश्वविद्यालय और सप्रे संग्रहालय का बहुत ही करीबी संबंध हमेशा से रहा है। चाहे नहीं मैं सुरवाला के गहनों में गूंथा जाऊँ, ये जो गीत, जो प्रयाण गीत बन गया था आज़ादी की लड़ाई का, ये वही रचे थे पंडित माखनलाल चतुर्वेदी। ये स्कूल में अध्यापक थे, सरकारी स्कूल में, लेकिन लिखते पढ़ते थे। तो सप्रे जी ने एक निबंध प्रतियोगिता आयोजित की थी, वो था स्वदेशी आंदोलन और बायकाट। उसमें पहला स्थान माखनलाल चतुर्वेदी के निबंध को मिला और वहीं से सप्रे जी को यह आभास हुआ कि ये नौजवान जो है, इसमें एक सामर्थ्य है, इसमें एक प्रतिभा है और इसको सही दिशा में आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। सप्रे जी की प्रेरणा से, उनके सानिध्य से, उनके सिखावन से माखनलाल चतुर्वेदी हिंदी के महान संपादक बने, महाकवि बने और बहुत ही यशस्वी स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी बने। अब एक जीवन की धारा बदल दी। ये सप्रे जी का बहुत बड़ा योगदान हुआ करता था। सप्रे जी के बाद ये उल्लेख करना इसलिए ज़रूरी है कि आखिर सप्रे संग्रहालय उनके नाम पे क्यों बनाया गया। जब प्रेरणा और संकल्प बड़ा हो तो कर्म संस्कार बन जाता है और सही लोगों का साथ मिलने लगता है। शुरुआत तो हुई थी जब, तो रिसर्च करने के लोग आते थे, तो ये मंगला अनुजा भी उसी के लिए आई थी। धीरे 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 ये हो गया कि वो यहीं एब्जार हो गई और उनके जुड़ने से हमको दो तरह के वो हुए। एक तो उसको जो दायित्व सौंपा जाता है वो उसको बहुत एफिशिएंटली, बड़ी कुशलता के साथ उसको पूरा करती हैं। सामग्री संकलन में भी उनका एक बड़ा सहयोग रहा है। 1512 सन से लेकर आज तक की बौद्धिक विरासत सप्रे संग्रहालय में संरक्षित है। तो बड़े पत्रकारों के टाइपराइटर हैं जो पहले तो खुद ही टाइप किया करते थे, तो ऐसी चीज़ें, दुर्लभ चीज़ें हैं। धर्मवीर भारती जी के यहाँ का भी पूरा सामान उनकी पत्नी पुष्पा भारती जी ने सप्रे संग्रहालय को सौंप दिया, वो यहीं है। उनकी भारती जी की तो कुर्सी जैसे बैठे काम करते हैं घर में, वो भी यहाँ है और कोट भी यहाँ है। तो वो 73 शीर्षक समाचार पत्र पत्रिकाओं से शुरू हुआ था संग्रह, वो आज विशाल भंडार बन गया। पत्र हैं बड़े लोगों के, वो 25,000 से अधिक है। यहाँ 1,000 से ज़्यादा हस्तलिखित पांडुलिपियाँ हैं। वो पोथियाँ जो केवल टीवी या सिनेमा में दिखती हैं, एक ऋषि बैठे और पन्ने पलट रहे हैं, उसकी कोई बाइंडिंग नहीं होती है, तो वो पोथियाँ जो लिथोवादी पोथियाँ हैं, ऐसी प्रतियों की संख्या मिला के करीब 2,000 होती है।
वो यहाँ है। यहाँ डाक टिकटों का भी अच्छा संग्रह है। यहाँ कलम, दुनिया भर के यहाँ 300-400 कलम जिनमें बर्रू भी है, बर्रू वाला कलम होता है। भोपाल में कोई लोग ना, कई बार लोग नाराज हो जाते, वो कहते हैं भाई तुम कौन, तो कहते मैं हूँ बर्रू काठ भोपाली, मतलब जो यहीं की ओरिजिनल यहाँ के लोग, मूल निवासी जिसे कहते हैं। इस समय तक, अभी तक हम देखते हैं 500 से अधिक परिवार ऐसे हैं जिनके द्वारा दी गई सामग्री, किसी ने कम दी, किसी ने ज़्यादा दी, उस सामग्री से ये भंडार भरा हुआ है। और ये ऐसी विरासत है कि ये एक उम्र कम है पढ़ने के लिए, इतना भंडार है। हमारी एक उम्र 67 साल के हम हो गए, उम्र कम है, लग रही है कि पलटते पलटते गुजर गई। तो इस तरह का एक वातावरण, इस तरह की चीज़ें यहाँ देखने को मिलती हैं। और यहाँ पर रिसर्च स्कॉलर जो आते हैं उन्हें कहीं भटकना नहीं पड़ता, वो एक स्थान पर आकर अपने विषय, चाहे पत्रकारिता हो, चाहे राष्ट्रीय आंदोलन हो, इतिहास हो, हिंदी भाषा हो, संस्कृत भाषा हो, कि कोई भी भारतीय भाषा हो, अंग्रेजी साहित्य के, ये चीज़ ऊपर जितनी रखी हैं पांडुलिपियाँ रिसर्च की, सब सप्रे संग्रहालय से ही हुई हैं। माधवराव सप्रे संग्रहालय के बारे में मुझे अपने छात्र जीवन से इसके बारे में पता चला था। जब मैं एक शोधार्थी थी तो मुझे अपने शोध कार्य को पूरे करने के लिए एक शोधार्थी के रूप में वहाँ पे विजयदत्त श्रीधर जी का बहुत सहयोग मिला, डॉक्टर मंगला अनुजा जी का बहुत सहयोग मिला। पत्रकारिता और साहित्य जैसे विषयों को पढ़ने वाले विद्यार्थियों को इस ज्ञान तीर्थ में अवश्य पधारना चाहिए और यहाँ पर विभिन्न जो विचार विमर्श सत्र, गोष्ठी और ऐसे सत्र जो आयोजित किए जाते हैं, इनको अवश्य शामिल होकर इसमें अपने पत्रकारिता की समझ को, इसके विकास का जो है पूरी तरीके से अध्ययन जो है इसमें विकास में सहायक है ये तीर्थ। सप्रे संग्रहालय रिसर्च इंस्टीट्यूट है, शोध केंद्र है और यहाँ जो सामान आ जाता है उसे, ये आपने पीछे देख रहे हो, यहाँ 1681 से लेकर अभी तक के सन के हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से, भाषा के हिसाब से सामग्री यहाँ संरक्षित है। उसमें लड़कियां ज़्यादा आ रही हैं, लड़के तो आ ही रहे हैं, लेकिन लड़कियां ज़्यादा आ रही हैं और बहुत ही गंभीरता से, चूँकि एक छत के नीचे उन्हें भटकना नहीं है, एक छत के नीचे उन्हें सब चीज़ मिल जाती है। दुर्लभ सामग्री हो या जटिल शोध का विषय, सप्रे संग्रहालय संपूर्ण विश्व के लिए किसी खजाने से कम नहीं है। जापान की एक छात्रा और उसके शोध का विषय था भारत में स्त्री चेतना, और संदर्भ लेना था पुराने पत्रिकाओं से। जब उसे नहीं मिला तो लगभग निराश हो गई थी, उसको ऐसा लग रहा था वापस लौटना पड़ेगा। तभी उसकी नज़र पड़ी इंडिया टुडे नाम की मैगजीन में, तो अंग्रेजी वाला संस्करण था, काफ़ी हाउस में बैठे थे वो लोग। तो सेंटर स्प्रेड एक स्टोरी थी 2 पेज की, उसमें सप्रे संग्रहालय के बारे में विस्तार से लिखा हुआ था, फीचर था, और उसमें उसको मिल गया गृह लक्ष्मी नाम दिख गया। तो उसने विस्तार ठीक से पढ़ा उसको, और उसको लगा कि उसको लौटना नहीं है, भोपाल आना है। भोपाल आई, उसने संदर्भ इकट्ठे किए और उसकी PhD हो गई। हमें तब संतुष्टि मिलती है जब उन्हें कहीं कुछ नहीं मिलता और हम यहाँ उन्हें दे पाते हैं, तो हमारी सारी मेहनत सफल हो जाती है। डॉक्टर जवाहर कर्नावट, ये तो दैनिक समाचार पत्रों में जो हिंदी पत्रकारिता का तुलनात्मक अध्ययन, ये उनकी PhD का विषय था, वो सप्रे संग्रहालय में बैठ के पूरा किया उन्होंने। तो मैं बहुत प्रेरित हुआ इस संग्रहालय के माध्यम से कि मैं विदेश में हिंदी पत्रकारिता पर कार्य करूं। 27 देशों के सामग्री का अध्ययन किया और उसके बाद हर एक देश का एक हिंदी पत्रकारिता का अध्याय भी लिखा, और उस कार्य को 2023 के लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड ने भी दर्ज किया। सब्जेक्ट के हिसाब से रजिस्टर बने हुए हैं हमारे, एक व्यक्ति कहाँ मिलेगा, ये टॉपिक कहाँ मिलेगा, ये हमारे पास सब नोट रहता है। हम 10 मिनट के अंदर उनको चीज़ उपलब्ध करा देते हैं। हम लोग एक सीरीज़ आकाशवाणी में चला रहे थे, मध्य प्रदेश में महात्मा। उसका फोकस ये था कि महात्मा गांधी की मध्य प्रदेश की यात्राओं पे हम लोग काम कर रहे थे। तो जब उसके बारे में तथ्य जुटाने शुरू हुए तो बहुत जगह बहुत सारी सामग्री बिखरी हुई थी, मतलब जिसको आप ऑथेंटिकेट करने के लिए कहीं ना कहीं किसी रिलायबल सोर्स की ज़रूरत थी। और फिर सप्रे संग्रहालय और श्रीधर जी काम आए। उन्होंने सिलसिलेवार ढंग से गांधी जी की यात्राओं के बारे में न केवल जानकारी दी, बल्कि उनके पास उपलब्ध जो लिखित साक्ष्य थे वो भी उपलब्ध कराए, और इससे वो सीरीज़ बनाने में बहुत आसानी हुई। तो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा और सबसे देश के कोने कोने से जो लोग आते हैं वो आते हैं स्वतंत्रता संग्राम और उसके महापुरुषों के बारे में रिसर्च करने के लिए।
आज 30 जनवरी 1948 की यह शाम पूरे देश के लिए अत्यंत दुख और शोक का विषय बन चुकी है। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का आज दिल्ली में निधन हो गया है। गांधी जी की जिस दिन हत्या हुई उस दिन एक रेडियो खरीदा गया, भोपाल में चौक में रखा गया है जेमनी परिवार द्वारा। वो रेडियो लगातार चलता रहा, गांधी जी की हर उसके घटना की खबर देता रहा। ऐसी बहुत सी धर्मी भारती के यहाँ पर कैमरे और सब हैं। धर्मी भारती बड़ा नाम है पत्रकारिता और हिंदी साहित्य का। तो ऐसी चीज़ें हैं कि उन्होंने बांग्लादेश युद्ध के समय जो कवरेज किया था वो चीज़ें यहाँ मिल जाएंगी। हर उसका एक इतिहास है, हर रेडियो का एक इतिहास है। एक बच्चे कैसे जिद करके पहले रेडियो लिया करते थे, माँ बाप पास हो गए, बहुत अच्छे नंबर ला गए, तो अब तो मोबाइल दिया जाता है। पहले क्या दिया जाता था बच्चों को? रेडियो दिया जाता था। वहाँ रेडियो के वो तमाम सेट रखे हुए हैं जो कभी इस्तेमाल में होते थे, या एक तरह से अब वो रेडियो के लिए एक स्मृति बन चुके हैं। आकाशवाणी और दूरदर्शन भी अपने संग्रहालयों के लिए जाने जाते हैं। संग्रहालय मीन्स उनके पास जो रेफरेंस है बहुत अच्छा है। तो जब आप किसी भी विषय पे शोध करते हो, खासकर भोपाल के बारे में, भोपाल से जुड़ी तथ्यों के बारे में, मध्य प्रदेश के बारे में, देश के बारे में, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो केवल आपको सफर। देखिए, भोपाल गैस त्रासदी ऐसा विषय है जिस पे आने वाले वर्षों तक हमेशा उसको शोध भी चलेंगे, बहस मुबाहिसे भी चलेंगे। जब इसके 30 साल पूरे हुए तो भास्कर वालों ने इस पर एक किताब निकाली और उस किताब को तैयार किया विजय मनोहर तिवारी ने। 1984 में जो भोपाल का गैस हादसा हुआ, उस पर जब 25 वर्ष उसके हुए तो मैंने एक दस्तावेज पे काम किया था, आधी रात का सच। आपको ये जान के हैरानी होगी कि भोपाल के अखबारों में 1984 के दिसंबर के महीने की कोई फाइल खुद के पास नहीं है। अगर आप दिसंबर 2 और 3 तारीख को भोपाल में गैस हादसे के रूप में क्या हुआ है, इसके बारे में आपको कुछ भी जानना है अखबारों के माध्यम से, उस समय टीवी चैनल नहीं थे, अखबारों के माध्यम से आपको कुछ भी जानना है तो किसी अखबार में उसके समय की फाइल नहीं है। वो आपको केवल माधवराव सप्रे समाचार पत्र संग्रहालय में मिलेगी। तो जो भी दिसंबर का हमें मिला वो सब समाचार पत्र संग्रहालय में मिला, पूरा रिकॉर्ड, जिस आधार पर मैं उस डॉक्यूमेंट में 1984 के फ्रेम ले पाया। पुराने समाचार पत्र और संचित सामग्री शोध एवं परिवर्तन की बयार लाने में सहायक तो है, किंतु इसे भविष्य के लिए संरक्षित करना बड़ी चुनौती भी है। सप्रे संग्रहालय, मैंने जितने भी आर्काइव्स देखा है उनमें से सबसे डेडिकेटेड पर्सन्स यहाँ हैं। मेरे यहाँ आने की जो मकसद था वो था कॉमिक आर्ट पे कुछ मटेरियल मुझे चाहिए था। डिजिटल स्पेस में हिंदी बेल्ट की जो कार्टून्स हैं उसकी बहुत सारी जानकारी डिजिटल स्पेस में नहीं है, तो मुझे चाहिए था वो एन ऑथेंटिक। इसलिए मैं आर्काइव ढूंढ रहा था जहाँ से मुझे ये सब मिले। वहाँ मैं जितने दिन भी गया और उनकी कलेक्शन देखा तो काफ़ी अच्छा कलेक्शन है। मुझे खुशी हुआ कि ये सारी चीज़ें डिजिटाइज़ कर रहे हैं। जो मुझे चाहिए था वो सारी डिजिटाइज़ हो चुका था, तो मुझे पेपर को टच भी नहीं करना पड़ा। पूरी चीज़ें मैं कंप्यूटर में सारी डिजिटाइज था, कंप्यूटर में मैं मिल गया मुझे। पुराना कागज टूटे ना, नष्ट ना हो, और विद्यार्थियों को या रुचि रखने वाले जिज्ञासुओं को उसका अध्ययन करने का मौका मिल जाए, तो एक नया अनुष्ठान शुरू किया और वो अनुष्ठान ये हुआ कि इसे डिजिटाइजेशन करा दिया जाए। संग्रहालय में समय समय पर पेस्ट कंट्रोल के लिए केमिकल ट्रीटमेंट भी करवाया जाता है। और जब वो पेस्ट कंट्रोल का पूरा ट्रीटमेंट होता है तो उससे क्या होता है कि हमारे ये जो खासतौर से दीमक का बड़ा डर रहता है, ये ना हो पाए। जो कि यहाँ पे पुरानी बुक्स वगैरह रखी रहती हैं, उनको पेस्ट डैमेज ना करे, इस कारण से हम लोग यहाँ पे बाई मंथली ट्रीटमेंट करने के लिए आते हैं। सप्रे संग्रहालय की जो यूएसपी है, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन जिसे विज्ञापन की भाषा में कहते हैं, जो यूएसपी है वो है द कमिटमेंट दैट दे हैव। जितना शिद्दत से उसे बढ़ा रहे हैं, एंड ये पूरी बहुत सारी गवर्नमेंट की फंडिंग नहीं है,
ये इंडिविजुअल एफर्ट्स हैं। हम लोग एक पत्रिका निकल रही है, आंचलिक पत्रकार, जो हिंदी में पत्रकारिता, जनसंचार और विज्ञान संचार की सबसे पुरानी जीवित पत्रिका है। विदुर बंद हो गया, कितनी सारी पत्रिकाएं बंद हो गई, तो ये चल रही है। उसमें विज्ञापन के माध्यम से कुछ पैसा आ जाता है। फिर समाज के बहुत सारे लोग हैं जो हम लोग को डोनेशन के रूप में पैसा देते हैं। अब आप देखेंगे, अभी हमको भविष्य के लिए जो हम लोगों ने डिजिटाइजेशन काम शुरू किया, या ऊपर हमने एक 10 किलोवाट का सोलर एनर्जी का सिस्टम लगाया। अब उसके लिए हमको पैसा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, भारतीय स्टेट बैंक ने हमको पैसा दिया, वो CSR का। तो कोई ना कोई हमको एक सहयोगी हम तलाश लेते हैं, और जो सहयोग कर देता है उसके हिसाब से हम बाकी व्यवस्था कर लेते हैं। श्रीधर जी को भारत सरकार ने पद्मश्री से नवाजा। इससे आप समझ सकते हैं कि उनका योगदान मीडिया के लिए, पत्रकारिता के लिए और समाज के लिए कितना ज़्यादा है। श्रीधर जी को पत्रकारिता में सप्रे संग्रहालय के निर्माण के लिए भागीरथ कहना बहुत सही एक शब्द होगा उनके लिए, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से ज्ञान की गंगा पूरे प्रदेश से, पूरे देश से, इवन क्षेत्रीय भाषाओं से उठा के भोपाल तक लेके आए हैं, भोपाल में जिस तरह से व्यवस्थित रूप से सजाया संवारा है, तो निश्चित तौर पे ये काम करना बहुत मुश्किल था। ये पद्मश्री की हम लोगों ने कल्पना भी नहीं की थी। हम लोग, क्योंकि आप जब कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन वाली भाव रहता है काम करने के प्रति, तो फल क्या मिलेगा इससे लेना देना नहीं रहा। लेकिन स्वाभाविक था, बड़ी उपलब्धि थी, और निश्चित रूप से बहुत सभी लोगों को ऐसा अच्छा लगा। बहुत भावुक पल थे हम लोगों के लिए। एक बात अभी याद आती, शंकर भाई ठक्कर का नाम याद आया। हमको 2012 में पद्मश्री अनाउंस हुई, 25 जनवरी की रात में अनाउंस हुई। 26 जनवरी सवेरे उनका फ़ोन आता है, कह रहा भैया अब तो गजब हो गया। हमने क्या हो गया? कह रहा बताओ कबाड़ियों को भी पद्मश्री मिलने लगी। और मुझे लगता है इससे सार्थक कमेंट, इससे सार्थक टिप्पणी कोई नहीं कर सकता कि अपन ने जीवन जिस काम के लिए समर्पित कर दिया, उस काम का ये रिकग्निशन था। आदरणीय विजय दत्त श्रीधर जी के परिश्रम और उनके पूरे पराक्रम का जीवन भर का जो सुफल है समाज के लिए इस संग्रहालय के रूप में, इसका अब एक नेक्स्ट लेवल पे विचार करना चाहिए, जो सरकार और समाज दोनों मिलकर कर सकते हैं। समाज अकेला भी सक्षम है ये करने के लिए, और सरकार अकेली सक्षम तो है ही। मुझे लगता है कि अब ये उस लिंक रोड की एक इमारत से हटकर ये कोई 20-30 एकड़ के एरिया में जाना चाहिए। समाचार पत्र संग्रहालय का एक पूरा आर्किटेक्चरल डिज़ाइन बनना चाहिए, और ये जैसे अपना वॉर मेमोरियल है या बहुत सारे यहाँ संग्रहालय हैं दूसरे बड़े एरिया में, तो एक ओपन एरिया में 20-30 एकड़ में ये होना चाहिए। और इसमें पूरे मीडिया के जो विकास की कहानी है भारत में, प्रिंट, टेलीविज़न और अब डिजिटल, इसका पूरा जो रिकॉर्ड संग्रहालय में है, इसको बड़ी बड़ी स्क्रीन पर और पूरे देश भर से इनवाइट किया जाना चाहिए बच्चों को, जो इसकी परिक्रमा करें, एक हेरिटेज वॉक यहाँ करें, और पूरे भारत के जो मीडिया का इतिहास है, आज़ादी की लड़ाई का जो पूरा आर्काइव, जो बेशकीमती दस्तावेज वहाँ संग्रह हैं, ये बच्चे स्कूल कॉलेज के भोपाल आएँ तो एक अनिवार्य रूप से सप्रे संग्रहालय के परिसर में उनको भ्रमण करना ही है, ये अनिवार्य होना चाहिए। ये वो उम्र है जब आपको सीखने का जितना अवसर मिलता है जीवन में कभी नहीं मिलेगा। किताब पढ़ने का जितना अवसर मिलता है, किताबों के बारे में कहते हैं वो तो सबसे आपके अच्छे दोस्त हैं, उनसे इतना कुछ सीखने को मिलेगा, और वे कभी आपको धोखा नहीं देंगे, वो आपको कभी दुख नहीं पहुंचाएंगे, वो आपको मात्र सुख देते हैं, ज्ञान देते हैं। ये इसलिए ज़रूरी कि अगर इतिहास को नहीं पहचानेंगे तो वर्तमान को ठीक तरह से हम समझ नहीं पाएंगे, और भविष्य की दिशा हम खोज नहीं पाएंगे। आप लोग अपने मनोरंजन के लिए कई जगह चले जाते हैं, घंटों उसमें व्यतीत कर देते हैं। मैं बर्बाद करना तो नहीं कहूँगा, व्यतीत कर देते हैं, लेकिन आपको इस तरह के संग्रहालयों में, खासकर माधवराव सप्रे संग्रहालय में ज़रूर आकर अपना समय देना चाहिए, ऐसा मानता हूँ, क्योंकि ये ज्ञान का खजाना है, तीर्थ है, अद्भुत भंडार है। निश्चित तौर पर सप्रे संग्रहालय जाना आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए एक अनूठा अनुभव होगा, जो शायद आप किसी मॉल में जाके 2 घंटे या 4 घंटे बिताएंगे, उससे बेहतर अनुभव लेके आप लौटेंगे। इसलिए एक बार संग्रहालय जरूर जाएँ। कर ले कोई शौक पैदा उम्र भर के लिए, सिर्फ सेहत के सहारे जिंदगी कटती नहीं। कोई ना कोई शौक, वो शौक जिसे कहना चाहिए, जो हम अपना शौक बना रहे हैं, लेकिन जैसे सारे समाज जिसमें इन्वॉल्व हो जाए, ऐसे कोई ना कोई काम करना चाहिए।